हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इकोनॉमी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर करके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, कृषि बाजार क्या है। प्रश्न पूछा जा रहा है, कृषि बाजार क्या है या किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कृषि मार्केटिंग का अर्थ उस आर्थिक प्रक्रिया से है जिसके तहत कृषि वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। यानी भारत का कृषि व्यापार मौजूदा दौर में राज्यों के जरिए लागू कृषि उत्पादन बाजार समिति कानून के तहत संचालित होता है। तकरीबन 2477 प्रमुख नियंत्रित कृषि बाजार हैं और 4843 उप बाजार क्षेत्र एपीएमसी के तहत भारत में संचालित होते हैं। हालांकि भारत में कोई एक नहीं, 29 भी नहीं, अपितु हजारों की संख्या में कृषि बाजार हैं। यह कानून क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं जैसे कि अनाज, दालों, खाद्य तेल, फल और सब्जियों, यहाँ तक कि बकरी, भेड़, चीनी, मछली आदि तक को अधिसूचित करता है। साथ ही यह कानून व्यवस्था करता है कि इन वस्तुओं की पहली बिक्री एपीएमसी के संरक्षण में एपीएमसी के तहत लाइसेंसधारी दलालों के जरिए ही हो। एपीएमसी में या इसके चारों ओर मौजूद विशिष्ट सुविधाएं हैं। नीलामी के लिए हॉल, वजन के लिए चबूतरे, गोदाम, थोक विक्रेताओं के लिए दुकान, कैंटीन, सड़कें, रोशनी, पेयजल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, कुएं, माल गोदाम, किसान सहायता केंद्र, टैंक, जल शोधन संयंत्र, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, शौचालय आदि। मंडी के अंदर संचालित व्यापार पर कई प्रकार के कर, शुल्क और वसूली को भी इस कानून के तहत अधिसूचित किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2014 से 15 के मुताबिक राज्यों के एपीएमसी में विविध तरह के बड़े आकार के शुल्कों की उगाही की जाती है जो अपारदर्शी हैं और फिर सत्ता की शक्ति के स्रोत के रूप में काम करते हैं। नीति बनाने वाले और विशेषज्ञों में एपीएमसी की कार्यविधि हमेशा बहस का विषय रही है। वे खरीदारों से बाजार शुल्क वसूलते हैं और दलालों से लाइसेंस शुल्क वसूलते हैं, जो खरीदारों और किसानों के बीच मध्यस्थता करते हैं। वे इस प्रक्रिया में शामिल सभी इकाइयों से एक छोटा लाइसेंस शुल्क भी वसूलते हैं। इसके साथ ही कमीशन एजेंट यानी दलाल खरीदार और किसानों के बीच लेन देन पर कमीशन शुल्क वसूलते हैं। कर और दूसरे बाजार शुल्क राज्यों द्वारा व्यापक स्तर पर लगाए जाते हैं। वैधानिक कर, मंडी के शुल्क, वैट आदि बाजार को बिगाड़ने के बड़े स्रोत हैं। व्यापार के पहले चरण में इस तरह के बड़े कर वस्तु की कीमतों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये वस्तुएं आपूर्ति श्रृंखला के कई चरणों से होकर गुजरती हैं। चावल के लिए ये सभी शुल्क आंध्र प्रदेश में 14.5% तक की ऊंची दर तक पहुंच जाते हैं तथा ओडिशा एवं पंजाब में ये 10% तक होते हैं। यहाँ तक कि आदर्श एपीएमसी कानून एपीएमसी को राज्य की भुजा की तरह मानता है और उन सेवाओं को मुहैया कराने के बदले में लिए जा रहे शुल्क के अलावा बाजार शुल्क राज्यों द्वारा लगाए गए कर की व्यवस्था करता है।
कृषि उत्पादों में राष्ट्रीय समान बाजार बनाने की दिशा में ये कठिन व्यवस्था अवरोध की तरह काम करती है। इस तरह के प्रावधानों को खत्म कर प्रतिस्पर्धा के रास्ते खोले जा सकते हैं और कृषि उत्पादों के लिए एक समान राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया जा सकता है। इससे अधिक क्योंकि बाजार शुल्क एक कर के रूप में इकट्ठा किया जाता है। एपीएमसी के जरिए हासिल किया गया राजस्व राज्य के खजाने में नहीं जाता और इस प्रकार इकट्ठा किए गए धन के उपयोग के लिए राज्य विधानसभा की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए एपीएमसी की कार्यविधि किसी तरह भी पड़ताल से छिपी रहती है। लाइसेंसधारी दलालों के जरिए वसूले जा रहे शुल्क की दर हद से ज़्यादा होती है क्योंकि प्रत्यक्ष करों की तरह न होकर जो शुद्ध आय पर लगाए जाते हैं, ये उत्पाद को बेचने के संपूर्ण मूल्य पर दलाली वसूलते हैं। बाजार में कार्य कर रहे बहुत सारे परिचालकों की ओर से लिया जा रहा लाइसेंस शुल्क तो साधारण होता है, लेकिन कम संख्या में जारी किए गए लाइसेंस ऐसे लाभांश उत्पन्न करते हैं जिसका भुगतान नकद ही करना होता है। माना जाता है कि बाजार समिति और बाजार बोर्ड, जो बाजार समितियों की निगरानी करता है, में पदों पर व्यापक राजनीतिक रूप से प्रभावित करने वाले लोग भरे पड़े हैं। वे लाइसेंसधारी दलालों से बढ़िया रिश्तों का फ़ायदा उठाते हैं जो तय क्षेत्र में एकाधिकार हासिल कर उसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार उत्पादक संघों के द्वारा एपीएमसी को दोबारा तैयार करने में बाधा कथित तौर पर इन तथ्यों को निकाल कर ही दूर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, सिंचाई क्या है? प्रश्न है, सिंचाई क्या है या सिंचाई शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कृत्रिम विधि द्वारा खेतों को पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। योजना आयोग ने भारत के सिंचाई परियोजनाओं या योजनाओं को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया है। पहला है वृहद सिंचाई परियोजनाएं। इन परियोजनाओं का खेती योग्य कमांड क्षेत्र यानी कल्टीवेबल कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। दूसरा है मध्य सिंचाई परियोजनाएं। इन परियोजनाओं का खेती योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है। तीसरा है लघु सिंचाई परियोजनाएं। इन परियोजनाओं का खेती योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर या उससे कम होता है। सिंचित कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ ही पानी के समुचित उपयोग के लिए मुनासिब तकनीक अपनानी होगी। इन सबसे देश में कृषि उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे परिदृश्य में जहाँ सिंचाई पानी की बर्बादी में बदल जाती है, वहाँ पानी के समुचित उपयोग के लिए सिंचाई प्रौद्योगिकी को अपनाने की ज़रूरत है। पानी की बढ़ती किल्लत के साथ कुशल सिंचाई तकनीक पर जोर जरूरी हो गया है। पानी की कमी के पीछे जलवायु परिवर्तन और कृषि क्षेत्र में पानी की अंधाधुंध बर्बादी तथा पानी के दूसरे उपयोग हैं। कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए कुशल सिंचाई तकनीक के जरिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप, अधिक उपज प्रति बूंद पर जोर होना चाहिए, जिससे भविष्य में खाद्य व जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगला प्रश्न है, कृषि मशीनीकरण क्या है? प्रश्न है,
कृषि मशीनीकरण क्या है या कृषि मशीनीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कृषि मशीनीकरण भूमि, जल, ऊर्जा, संसाधनों, जनशक्ति और बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि जैसे अन्य इनपुट को उपयोग के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असाध्य परिश्रम कम करने, श्रम व समय बचाने, उत्पादन बढ़ाने, बर्बादी कम करने और मजदूरी घटाने के लिए भारत को हर खेतीहर प्रक्रिया में बेहतर औजार लाने होंगे। भारत के मामले में कृषि मशीनीकरण की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। गांव से शहरों की तरफ बढ़ते पलायन के कारण कृषि कार्यों के लिए मजदूर घटते जा रहे हैं। लोग कृषि छोड़कर नौकरियों में जा रहे हैं। इसके अलावा गैर कृषि कामों में मजदूरों की मांग बढ़ी है। ऐसे में कृषि कार्यों में श्रम का विवेकपूर्ण इस्तेमाल होना चाहिए, जो कृषि मशीनीकरण के लिए मजबूत आधार बनाता है। खेती प्रसंस्करण के चरणों में महिला कार्यशक्ति का अनुपात भारतीय कृषि में काफ़ी ज़्यादा है। श्रम दक्षता की दृष्टि से तैयार औजार व साधन असाध्य मेहनत घटाते हैं, सुरक्षा व सहूलियत बढ़ाते हैं, जो महिला मजदूरों के लिए ज़रूरी है। कृषि भूमि पर फसलों के जल्दी वर्तन की दिशा में कृषिगत मशीनों की बड़ी प्रभावी भूमिका है। कृषि भूमि पर फसल तीव्रता बढ़ने से भूमि वाणिज्यिक रूप से बेहतर होती है। वैसे भारत में कृषि के मशीनीकरण में वृद्धि आई है, जो अभी 45% है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से यह अब भी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं चीन से निम्न है। देश में इस मामले में अंतर प्रादेशिक भिन्नता भी उच्च है। उत्तर भारत अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक मशीनीकृत है। वर्ष 2016 से 18 की अवधि में देश के ट्रैक्टर उद्योग एवं कृषि मशीनीकरण क्रमशः 10% एवं 7.53% रहे। एक अध्ययन के अनुसार देश में कृषि क्षेत्र के निम्न मशीनीकरण के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे छोटे जोत आकार होने के कारण आर्थिक व्यवहार्यता की कमी, बिजली की पहुंच की भिन्नता, ऋण की लागत एवं इसकी जटिल प्रक्रियाएं, अनियमित बाजार एवं जागरूकता की कमी। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। कृषि मशीनीकरण के उप मिशन के अंतर्गत राज्यों को इस दिशा में अन्यान्य प्रयास करने के लिए सहायता दी जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन, मशीनों की खरीद के लिए किसानों को सहायता देना तथा मशीनों को किराए पर देने के लिए केंद्रों की स्थापना में मदद देना शामिल है। नवीनतम कृषि मशीनों का प्रोत्साहन, जैसे लेज़र, हैप्पी सीडर, कंबाइन हार्वेस्टर तथा पावर वीडर्स इत्यादि। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसलों के अवशेषों को किसानों द्वारा जलाए जाने की प्रक्रिया पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से 2 वर्षों के लिए एक विशेष केंद्रीय क्षेत्र योजना का प्रारंभ किया गया। कृषि अवशेष के स्वस्थानीय प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण प्रोत्साहन। इस योजना के अंतर्गत किसानों को संबंधित मशीनों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। व्यक्तिगत किसानों को 50% एवं कस्टम हायरिंग सेंटर्स यानी मशीनों को किराए पर देने संबंधी केंद्रों के लिए 80% सब्सिडी की व्यवस्था है। कृषि कार्य में बिजली की खपत एवं कृषि उत्पादन में सीधा संबंध है। देश में खाद्यान्नों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए
इनके उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है, जिसके लिए सरकार ने कृषि कार्य में बिजली की खपत को वर्ष 2030 तक प्रति हेक्टेयर 4.0 किलोवाट वर्तमान के 2.02 किलोवाट से बढ़ाकर करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, उर्वरक किसे कहते हैं? प्रश्न है, उर्वरक किसे कहते हैं या उर्वरक शब्द से आप क्या समझते हैं? अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खेतिहर उत्पाद सुधारने की दिशा में खाद एक महत्वपूर्ण और महंगा निवेश है। हरित क्रांति 1960 के दशक के मध्य से भारत में खाद के इस्तेमाल में काफ़ी तेज़ी आई। खादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को खाद सब्सिडी देना शुरू की। आज खाद सब्सिडी कुल कृषि जीडीपी का 8% है। हालांकि खाद के इस्तेमाल के अनुरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। खाद के इस्तेमाल के बदले में उत्पादन का न बढ़ना इस बात का सूचक है कि भारतीय कृषि में इसका अकुशल इस्तेमाल होता है। प्रति किलोग्राम एनपीके खाद इस्तेमाल पर अनाज उत्पादन 1970 में 13.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो 2018 से 19 में सिंचित क्षेत्र में 3.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। हरित क्रांति के बाद की खेती में खाद के इस्तेमाल में असंतुलन आया है, जैसे यूरिया पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता हुई। इससे क्षेत्रीय व उपज असंतुलन पैदा हुआ। अन्य खादों के दाम गिरे। कूड़ा खाद, गोबर खाद और प्राकृतिक रूप से फसल को पोषण देने वाले तरीकों को नज़रअंदाज किया गया। चक्रीय फसल उत्पादन और 2 फसलों के बीच दलहन लगाने के अभ्यास को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा सब्सिडी युक्त खादों का इस्तेमाल गैर कृषि कार्यों में भी होने लगा। खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल से न केवल उपज सुधरी, बल्कि कई क्षेत्रों में भूमि में लवण की मात्रा बढ़ी और भूमि की उर्वरता भी घटी। भारतीय कृषि क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के मामले में कुछ सुधारों की ज़रूरत है, जिनका सार इस प्रकार है। पहला, फसल संवेदनशील खाद व खाद का संतुलित इस्तेमाल। मिट्टी की सेहत और उर्वरक स्थिति को देखते हुए खाद के सर्वोत्कृष्ट उपयोग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड को खाद से जोड़ना होगा ताकि ज़मीन को जो खाद चाहिए वही खाद मिले। अगर ज़रूरी खाद पर सब्सिडी नहीं हो तब भी मिले, इससे उपज बढ़ सकती है। दूसरा है सूक्ष्म पोषक व जैविक खाद। भारत के कई हिस्सों की मिट्टी सूक्ष्म पोषकों की कमी दर्शाती है। इससे उपज बढ़ नहीं पाती है। ऐसे में सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने वाले खाद कमी पूरी कर सकते हैं। इससे 0.3 से 0.6 टन प्रति हेक्टेयर अनाज उत्पादन बढ़ सकता है। जैविक खादों के उपयोग को बढ़ाकर भी यह कमी दूर की जा सकती है। इसके अलावा जैविक खाद, कूड़ा खाद और गोबर खाद का इस्तेमाल सस्ता पड़ता है और इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। जैविक खादों के उपयोग को बढ़ाने का बड़ा अवसर है, क्योंकि करीब 67% भारतीय मिट्टी में कम ऑर्गेनिक कार्बन है। तीसरा है पोषण प्रबंधन। मिट्टी की सेहत और उत्पादकता बढ़ाने
रासायनिक एवं जैविक खाद के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए मिट्टी की जांच जरूरी है। भारत में 12 करोड़ से अधिक जेतों के साथ मिट्टी की जांच की सुविधा को पाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को जानना भी जरूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से और किसानों को मिट्टी उर्वरता का नक्शा प्रदान कर प्रभावी पोषण प्रबंधन की तरफ काफ़ी दूर तक जाया जा सकता है। चौथा है खाद खपत में क्षेत्रीय असंतुलन। खाद की खपत के मामले में भारत में काफ़ी क्षेत्रीय असंतुलन है। यही कारण है कि सिंचाई सुविधा वाले राज्यों में इसकी खपत ज़्यादा है, क्योंकि सिंचाई उर्वरक के उचित अवशोषण के लिए ज़रूरी है। पर्याप्त मिट्टी परीक्षण सुविधाओं और नीतिगत उपायों के जरिए इस विषमता को दूर करना जरूरी है। बढ़ती उर्वरक सब्सिडी देश के लिए एक गंभीर राजकोषीय समस्या बनती जा रही है। उर्वरक सब्सिडी के वर्ष 2019 से 20 में 80,000 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2018 से 19 के 70,000 करोड़ रुपए से बढ़कर यह न सिर्फ एक राजकोषीय चुनौती है, बल्कि इसका संबंध प्रदूषण सततता एवं मृदा की घटती उर्वरा शक्ति से भी है। ताकि उर्वरक सब्सिडी को तार्किक बनाया जा सके, सरकार द्वारा हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2016 से 17 की अंतिम तिमाही से किसानों को उर्वरक सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र (डीबीटी) के माध्यम से दी जा रही है। इसके अंतर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को बेचे गए उर्वरकों की वास्तविक मात्रा के आधार पर सब्सिडी सीधे उर्वरक कंपनियों को हस्तांतरित की जाती है। लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि द्वारा करने की व्यवस्था है। देश में यूरिया के उत्पादन का महत्तीकरण करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना तथा यूरिया सब्सिडी को तार्किक बनाने हेतु सरकार द्वारा नई यूरिया नीति 2015 लागू की गई। फॉस्फेट एवं पोटाश उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी को तार्किक बनाने के लिए सरकार द्वारा पोषण आधारित सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत फसलों की आवश्यकतानुसार इनके मिश्रों का उत्पादन करने और किसानों द्वारा इन्हें उपयोग में लाने की व्यवस्था की गई है। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पार्वती वॉइस टीवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।